अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, अब लगभग अगर रुझानों की बात की जाए तो महायुति की बात की जाए तो कब्जा करते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लोग, जो कि लगातार ये बात दोहराई जाएगी क्योंकि बीजेपी का एक सपना, क्योंकि अगर महायुति की भी बात की जाए बीजेपी लगातार बढ़त बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करेंगे ठाकरे ब्रदर्स की, क्योंकि इर्द गिर्द ठीक है मराठी वोटर्स तो आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि इसमें अब उनके लिए आगे किस तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर रहा था कि मराठी वोटर्स को लेकर, मराठी अस्मिता को लेकर वो चुनावी मैदान में आए। लेकिन क्या उसके अलावा और जो अगर मुस्लिम वोट बैंक की भी बात करें वो तो उनके साथ नहीं रही, लेकिन एक कोर वोटर, हिंदुत्व कोर वोटर की बात करें तो वो बीजेपी की तरफ ही जाती हुई दिखाई दी। और देखिए पूरी जो चुनाव के दौरान जो रणनीति थी ठाकरे ब्रदर्स की कि मराठी वोट बैंक को एकजुट करे, वो उनकी रणनीति सफल रही। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो चुनावी समीकरण था पूरे ये जात का कह सकते हैं या फिर भाषा का कह सकते हैं, उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि उत्तर भारतीय वोट हो गए, मुंबई में बड़ी तादाद में जो राजस्थान और गुजरात के लोग, गुजरात राज्य के लोग रहते हैं, वो उनके वोट उनको नहीं मिले। तो जैसे कि विनोद जगदाली कह रहे थे कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान एकनाथ शिंदे का हुआ है, और जैसा कि मैंने भी कहा था कि रविंद्र वायकर जो एकनाथ शिंदे के जो एमपी है, उनकी बेटी चुनाव हार गई। एकनाथ शिंदे के जो दूसरे बड़े नेता है सदा सरवणकर, जो कि पूर्व एमएलए है, उनके बेटे चुनाव हार गए। और यहाँ पे कौन जीता था? उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जीते। तो जितने भी मराठी बहुल इलाके हैं वहाँ पे ठाकरे ब्रदर्स का जादू तो चला, लेकिन जो गैर मराठी इलाके हैं, जहाँ पर उत्तर भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं, जहाँ पर गुजराती और मारवाड़ी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी है। वहाँ पे बीजेपी ने काफी अच्छे तरीके से बढ़त बनाई है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी, बीजेपी ने कभी डेवलपमेंट की ही बात कर रही थी। बीजेपी शुरुआत से ही कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे, हम किसी भाषावाद पर नहीं जा रहे। तो रणनीति जो है बीजेपी की साफ तौर पे कह सकते हैं कि सफल रही। लेकिन जो रणनीति थी ठाकरे ब्रदर्स की कि मराठी वोट बैंक को एकजुट करने में तो सफल तो रह गए, लेकिन जो दूसरे वोट बैंक थे वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिले। उनको शायद उम्मीद थी कि शायद वोट बैंक कांग्रेस की ओर जा सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजी हो सकती थी कि बाद में अगर कुछ सीटें कम पड़े तो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले या उनकी भारी तौर पे समर्थन ले ली। लेकिन कांग्रेस का भी जो प्रदर्शन है काफी बुरा तरीके से रहा है, और बीजेपी को सबसे अच्छी बढ़त यहाँ पर मिली है। और इसका जो पूरा जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं वो यहाँ पे शिवसेना भवन में साफ तौर पे दिखाई दे सकता है। शिवसेना भवन जहाँ पे लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे उभरा रहता है। अब तक अगर ये रुझान अगर कुछ और होते, रुझान जो है ठाकरे ब्रदर्स के पक्ष में रहते, तो यहाँ पे ढोल नगाड़े होते, बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता इकट्ठा होते, लगातार नारेबाजी होती, घोषणाबाजी होती, क्योंकि जो ट्रेंड हमने देखा हुआ है शिवसेना के कार्यकर्ताओं का वो कुछ इसी तरीके से। जरा सी अगर खुशी की बात होती है तो बड़ी तादाद में उनके जो कार्यकर्ता है इसी सेना भवन के बाहर इकट्ठा हो जाते। लेकिन अभी तक उनके कार्यकर्ता यहाँ पर ना आए, पूरी तरीके से सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, ना ही कोई पार्टी का नेता अब तक यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो इसे साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स के जो खेमे में है वो निराशाजनक उनको हाथ लगी है, और अभी उनको आत्मविश्लेषण करने की जरूरत पड़ेगी। मराठी अस्मिता के नाम पर वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत नहीं कर सकते, खास करके मुंबई में, क्योंकि मुंबई में बाकी भाषा के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी चुनावी रणनीति अपनाती है, चुनावी मैदान में उतरती है, अगर उसको मात देनी है, उसके साथ टक्कर लेना है, तो अपनी नई विचारधारा के साथ, नई सोच के साथ चुनावी मैदान में जाना पड़ेगा। ये जरूर सीख हम कह सकते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स ने इस 2026 के बीएमसी इलेक्शन से ली होगी। कहते हैं ना कि एक रणनीति और एक सबक लेने वाली बात, लेकिन सवाल ये जिस तरह से आप दिखा रहे, सन्नाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीएमसी की बात करें तो 2 दशक से ज्यादा ठाकरे का यहां पर कब्जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि आगे किस तरह की रणनीति।